हे गाइस, वेलकम बैक। अब तक हमने न्यूक्लियस को डिटेल में समझा और राइबोसोम की भी डिटेल्स देखी। हमें पता चल गया कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस में स्टोर होती है और राइबोसोम न्यूक्लियस में ही असेंबल होते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी भी बचता है, राइबोसोम बनने के बाद प्रोटीन्स का क्या होता है? क्या प्रोटीन बनते ही फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं? बिल्कुल नहीं। हर प्रोटीन को फोल्डिंग, मॉडिफिकेशन, क्वालिटी चेकिंग और पैकेजिंग के स्टेप से गुजरना पड़ता है। ये पूरा प्रोसेस जिस ऑर्गेनेल में स्टार्ट होता है उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर सेल को एक मल्टी फंक्शनल कंपनी मान लें तो ईआर उस कंपनी का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कैंपस होता है। यहीं प्रोडक्शन भी होता है और क्वालिटी कंट्रोल भी, और रॉ मटेरियल सिंथेसिस भी यहीं होता है। चलिए समझते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट के बाद क्लियरली ऑब्जर्व किया गया था। ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेनस नेटवर्क होता है। ये न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूस रहता है। इसी वजह से न्यूक्लियस और ईआर एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम की तरह काम करते हैं। ईआर एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड नेटवर्क है। ये 3 फॉर्म में मिलता है: सिस्टर्ने, फ्लैटेंड सैक्स, ट्यूब्यूल्स, ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर एंड वेसिकल्स, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। डिफरेंट सेल टाइप्स में इनका प्रोपोर्शन अलग हो सकता है। सिक्रीटरी सेल में सिस्टर्ने ज़्यादा होती है। लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल में ट्यूब्यूलर ईआर ज़्यादा डेवलप होता है। ईआर के 2 मेजर टाइप्स होते हैं: आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों की स्ट्रक्चर सिमिलर है, डिफरेंट उनके सरफेस और फंक्शन में आता है। आरईआर की आउटर सरफेस पर राइबोसोम अटैच्ड होते हैं। इसी वजह से ये माइक्रोस्कोप में इसका अपीयरेंस रफ लगता है। ये राइबोसोम परमानेंटली अटैच नहीं होते, सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान टेम्पररी बाइंड करते हैं। आरईआर मेनली उस प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बनेगी, सेल के बाहर सिक्रीट होगी और लाइसोसोम में काम करेगी। ध्यान रहे, प्रोटीन सिंथेसिस का मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कंप्लीट हो गया। यहाँ हम सिर्फ ऑर्गेनेल के फंक्शंस पर फोकस करेंगे। नई प्रोटीन चाहे फंक्शनल फॉर्म में नहीं होती, उसे प्रॉपर 3D स्ट्रक्चर लेना पड़ता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं प्रोटीन फोल्डिंग, और ये फोल्डिंग रफ आरईआर के ल्यूमन में होती है। प्रोटीन फोल्डिंग रैंडमली नहीं होती। ईआर में स्पेशल हेल्पर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिन्हें मॉलिक्यूलर चैपेरॉन्स कहा जाता है। ये न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन को करेक्ट फोल्डिंग अचीव करने में हेल्प करते हैं। अगर प्रोटीन गलत फोल्ड हो जाए तो उससे फंक्शनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। ईआर सिर्फ प्रोटीन बनाता ही नहीं, उनकी क्वालिटी भी चेक करता है। जो प्रोटीन्स करेक्टली फोल्डेड होती हैं उन्हें आगे गोल्गी तक भेजा जाता है। गलत फोल्डेड प्रोटीन्स को रिटेन किया जाता है और डिग्रेड कर दिया जाता है। यही है ईआर का क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। अब बात करते हैं स्मूथ ईआर की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी सरफेस पर राइबोसोम नहीं होते, इसका अपीयरेंस स्मूथ होता है। एसईआर का रोल कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसके फंक्शंस में लिपिड सिंथेसिस है। एसईआर फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करता है, यही मेम्ब्रेन लिपिड्स भी बनाता है। इसके अलावा ये स्टीरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस करता है। एडिनल ग्लैंड्स और गोनैड्स जैसे टिश्यू में एसईआर बहुत वेल डेवलप्ड होता है क्योंकि स्टीरॉयड हार्मोन लिपिड डिराइव्ड होते हैं। इसके अलावा ईआर डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। लीवर सेल्स में एसईआर बहुत अबंडेंट होता है। ये ड्रग्स और टॉक्सिक कंपाउंड्स को डिटॉक्सिफाई करता है। इस प्रोसेस में साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट फंक्शन है कैल्शियम स्टोरेज। मसल सेल में एसईआर का स्पेशलाइज्ड फॉर्म होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कैल्शियम आयन को स्टोर करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम कैल्शियम रिलीज करता है और रिलैक्सेशन के टाइम कैल्शियम को वापस स्टोर करता है। मसल फिजियोलॉजी और फाउंडेशन के लिए यह कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक था। अब दोनों को कंपेयर करते हैं। आरईआर, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रोसेसिंग, प्रोटीन फोल्डिंग और सेक्रेटरी प्रोटीन्स के लिए होता है। एसईआर, राइबोसोम एब्सेंट, लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन, कैल्शियम स्टोरेज एंड स्टेरॉयड सिंथेसिस। अब देखते हैं ईआर का रिलेशन अदर ऑर्गेनेल्स के साथ में। ईआर कभी भी इंडिपेंडेंटली काम करता ही नहीं है। आरईआर में प्रोसेस हुई प्रोटीन्स गोल्गी एपरेटस में मॉडिफिकेशन के लिए जाती है। एसईआर में बने लिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरी मेम्ब्रेन्स का पार्ट बनते हैं। इसलिए ईआर पूरे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जब बहुत ज़्यादा अनफोल्डेड प्रोटीन्स ईआर में एक्यूमुलेट होने लगती है
तो सेल स्ट्रेस एक्सपीरियंस करती है। इसी कंडीशन को ER स्ट्रेस बोलते हैं। सेल इस सिचुएशन से बचने की कोशिश करती है, एडवांस मॉलिक्यूलर पाथवे और कई मैकेनिज्म यूज़ करती है। सोचो, एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है, रॉ पार्ट्स फैक्ट्री में इंटर करते हैं, असेंबली लाइन पर मशीन बनती है, एक्सपर्ट्स उसकी पूरी चेकिंग करते हैं, गलत प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाता है और सही प्रोडक्ट पैकेजिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। फैक्ट्री का दूसरा सेक्शन इंजन ऑयल और स्पेयर पार्ट्स भी बनाता है। यही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER असेंबली लाइन है और SER केमिकल प्रोडक्शन यूनिट है। एक प्रोटीन या लिपिड बन जाना इनफ नहीं होता है, उस प्रोटीन को मॉडिफाई भी करना होता है, उस पर कार्बोहाइड्रेट या सल्फेट ग्रुप ऐड करने होते हैं। उसे डिसाइड कौन करता है? उस प्रोटीन को डिसाइड करना होता है कि वो कहाँ जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम या फिर सेल के बाहर। ये सारे डिसीजंस एक ही ऑर्गन लेता है, गोल्गी एपरेटस। अगर ER मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री था तो गोल्गी एक इंटरनेशनल करियर हब है। यहाँ हर पैकेज चेक होता है, लेबल लगता है, सॉर्ट होता है और फिर अपने डेस्टिनेशन की तरफ भेजा जाता है। गोल्गी एपरेटस की डिस्कवरी कैमिलियो गोल्गी ने 1898 में की थी। शुरू में कई साइंटिस्ट को लगता था कि ये स्टैनिंग आर्टिफैक्ट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने प्रूव कर दिया कि गोल्गी एक रियल सेलुलर ऑर्गेनेल है। अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो गोल्गी एपरेटस मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेंड सैक से बना होता है। इन फ्लैटेंड सैक को सिस्टर्ने कहते हैं। एक गोल्गी स्टैक में जनरली 4 to 8 सिस्टर्ने होती हैं, लेकिन सेक्रेटरी सेल्स में ये नंबर और भी ज़्यादा हो सकता है। गोल्गी के पास आसपास बहुत सारे ट्रांसपोर्ट वेसाइकल कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ये दिखाता है कि गोल्गी एक डायनेमिक ऑर्गेनेल है। गोल्गी एपरेटस का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है पोलैरिटी। इसके दो अपोजिट फेस होते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस। बीच का रीजन मिडिल सिस्टर्ने। ये ऑर्गेनाइजेशन हमेशा याद रखना। सिस फेस को रिसीविंग फेस या फिर फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। ये रफ RER की तरफ होता है। ER से आने वाले ट्रांसपोर्ट वेसाइकल सबसे पहले इसी फेस पर फ्यूज़ करते हैं, यानी गोल्गी का एंट्री गेट है सिस फेस। मीडियल सिस्टर्ने। प्रोटीन एक सिस्टर्ने से दूसरी सिस्टर्ने की तरफ मूव करता है। हर स्टेज पर उसमें स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन होती रहती है, इसलिए गोल्गी को एक प्रोसेसिंग असेंबली लाइन भी कहा जाता है। अब आते हैं ट्रांस फेज पर। यह है शिपिंग स्टेज। गोल्गी का लास्ट कंपार्टमेंट ट्रांस फेज, इससे मैच्योरिंग फेज भी कहते हैं। यहाँ फाइनल सॉर्टिंग होती है, प्रोटीन्स को लेबल मिलता है और ट्रांसपोर्ट वेसाइकल के थ्रू उनकी डेस्टिनेशन डिसाइड होती है, यानी गोल्गी का डिस्पैच डिपार्टमेंट। ER से आए प्रोटीन्स फाइनल फॉर्म में नहीं होते, गोल्गी उन्हें केमिकली मॉडिफाई करता है। इसे ही प्रोटीन मॉडिफिकेशन कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है ग्लाइकोसाइलेशन। इस प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट चेन प्रोटीन या लिपिड के साथ अटैच होती है। इससे प्रोटीन की स्टेबिलिटी और फंक्शन दोनों इम्प्रूव होते हैं। अदर मॉडिफिकेशंस में सल्फेशन, फॉस्फोराइलेशन एंड प्रोटोलाइटिक प्रोसेसिंग होती है, यानी गोल्गी सिर्फ पैकेजिंग सेंटर नहीं, एक बायोकेमिकल प्रोसेसिंग सेंटर भी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम, गोल्गी हर प्रोटीन को आइडेंटिफाई करता है और डिसाइड करता है ये प्रोटीन कहाँ जाएगी, यानी प्रोटीन सॉर्टिंग। पॉसिबल डेस्टिनेशंस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिक्रीटरी वेसाइकल, लाइसोसोम एंड सेल आउटसाइड। अगर सॉर्टिंग सिस्टम फेल हो जाए तो प्रोटीन गलत जगह पहुंच सकती है और सेल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। गोल्गी से प्रोटीन डायरेक्टली बाहर नहीं जाती, उन्हें मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स में पैक किया जाता है। ये वेसाइकल्स साइटोस्केलेटन के थ्रू अपनी डेस्टिनेशन तक ट्रैवल करते हैं। इन्हें कहते हैं सेक्रेटरी वेसाइकल्स। बाद में एक्सोसाइटोसिस के थ्रू प्रोटीन रिलीज होती है। अब आते हैं लाइसोसोम फॉर्मेशन पर। गोल्गी एपरेटस का यही एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, प्राइमरी लाइसोसोम बनाना। गोल्गी लाइसोसोमल एंजाइम को पैक करता है और उन्हें मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स के फॉर्म में रिलीज़ करता है। ये वेसाइकल्स ही प्राइमरी लाइसोसोम बन जाते हैं। हर सेल में गोल्गी का साइज सेम नहीं होता। सेक्रेटरी सेल्स में गोल्गी बहुत वेल डेवलप्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पैनक्रियाटिक एक्टिनर सेल्स, गॉबलेट सेल्स, क्योंकि इन सेल्स को कंटिन्यूसली प्रोटीन या म्यूकस सिक्रीट करना होता है। अब आते हैं कुछ क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस पर। कभी कभी गोल्गी लाइसोसोमल एंजाइम्स को प्रॉपर लेबल नहीं दे पाता। ये एंजाइम्स लाइसोसोम तक पहुंचने के बजाय सेल के बाहर सिक्रीट हो जाते हैं। लाइसोसोम एंजाइम्स के बिना ही रह जाता है और अंडरग्रेडेड मटेरियल एक्यूमुलेट होने लगते हैं।
इसी डिसीज़ को कहते हैं आई सेल डिसीज़, इंक्लूजन सेल डिसीज़। अब आपके कुछ कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं। RER प्रोटीन सिंथेसिस के बाद प्रोटीन फोल्डिंग और इनिशियल प्रोसेसिंग करता है, एंड गोल्गी प्रोटीन मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ER मैन्युफैक्चर करता है और गोल्गी फिनिश और डिलीवर करता है। सोचो एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है, फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन गया, अब प्रोडक्ट कुरियर हब में जाता है, वहाँ बारकोड लगता है, क्वालिटी चेक होती है, डेस्टिनेशन के हिसाब से अलग अलग ट्रक में लोड होता है, कुछ दिल्ली जाते हैं, कुछ मुंबई, कुछ एक्सपोर्ट होते हैं। ये कुरियर हब ही गोल्गी एपरेटस है और हर ट्रक एक ट्रांसपोर्ट वेसाइकल है। अब हमें ये तो पता है कि गोल्गी प्रोटीन्स को मॉडिफाई करता है, उनकी सॉर्टिंग करता है और उन्हें उनकी फाइनल डेस्टिनेशन तक भेजता है। लेकिन सेल के अंदर एक और प्रॉब्लम होती है। हर दिन कई प्रोटीन्स पुराने हो जाते हैं, कुछ ऑर्गेनल्स डैमेज हो जाते हैं, कभी बैक्टीरिया सेल के अंदर आ जाते हैं और मेटाबॉलिज्म के दौरान टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स भी बना देते हैं। अगर इन सबको रिमूव ना किया जाए तो सेल के अंदर वेस्ट एक्यूमुलेट होने लगेगा और धीरे धीरे सेल डैमेज होने लगेगी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेल के पास दो स्पेशल ऑर्गेनल्स होते हैं, लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम। इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए आप ER और गोल्गी से रिलेटेड सारे PYQ लगाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।